नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन का आईना। दोस्तों, जब औरत टूटती है तो सिर्फ आंसू नहीं बहते, उसकी खामोशी इतिहास लिख जाती है। जिंदगी ने उसे गिराया, रिश्तों ने धोखा दिया, लेकिन उसने खुद को हारने नहीं दिया। रिश्तों का सच यही है, जो अपना कहते हैं वही सबसे गहरे घाव देते हैं। माँ के त्याग को भूलने वाले बेटे और धोखे के दर्द से उभरती औरत, यही है इस कहानी की असली ताकत। यह कहानी सिर्फ धोखे की नहीं, यह कहानी है इंसानियत और कर्म के आईने की। आइए सुनते हैं। दोपहर की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। दरवाजा खुलते ही 8 साल की नन्ही सी सिया पूरे जोश के साथ भीतर आई। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, पर आंखों में चमक मानो सूरज से भी तेज। उसने अपने स्कूल बैग को फर्श पर पटकते हुए कहा, माँ माँ, देखो, आज मुझे इंटर स्कूल प्रतियोगिता में टेनिस का गोल्ड मेडल मिला है। उसकी मासूम हथेलियों में चमकता हुआ छोटा सा गोल्ड मेडल था। कविता ने जैसे ही देखा, उसकी थकी थकी आंखों में अनायास ही आंसू तैर गए। उसने मेडल को धीरे से हाथों में लिया, माथे से लगाया और फिर उसे चूमते हुए बोली, मेरी बिटिया, तूने तो माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सिर्फ तेरा मेडल नहीं है, ये तेरे माँ के सपनों की जीत है। सिया खिलखिलाकर हंसी और माँ की बाहों में लिपट गई। फिर भागती हुई अपने कमरे में चली गई, जैसे छोटी सी चिड़िया अपनी दुनिया में लौट गई हो। कविता वहीं डाइनिंग टेबल पर खड़ी थाली में खाना लगाते लगाते ठिठक गई। उसकी आंखों के सामने अपनी ही पुरानी छवि घूमने लगी। स्कूल की बैडमिंटन कोर्ट, हाथ में रैकेट, गूंजती तालियां और एक जुझारू लड़की की आंखों में चमक। उसका मन बुदबुदाया, कभी मैं भी ऐसे ही सपनों से भरी थी। शायद अब मेरी अधूरी उड़ान मेरी बेटी पूरी करेगी। रसोई में रखा हुआ गोल्ड मेडल अब भी कविता की आंखों के सामने चमक रहा था। उसे देखते देखते उसका मन अनजाने ही बीते वर्षों में लौट गया। धूप से चमकते मैदान में छोटी सी दुबली पतली लड़की हाथ में बैडमिंटन रैकेट लिए पसीने में तरबतर दौड़ रही थी। हर स्ट्रोक पर उसकी आंखों में जीतने की चाह और होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। स्टेडियम में गूंजती तालियां और अनाउंसर की आवाज, और यह नेशनल लेवल का खिताब जीतकर अपने राज्य का मान बढ़ाया है कविता शुक्ला ने। उस पल की चमक, वह सम्मान आज भी उसकी रग रग में गूंजता था। कक्षा की खिड़की के पास बैठी वही कविता अब किताबों में डूबी हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स में टॉपर, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सपनों की उड़ान। कड़ी मेहनत और खेल की उपलब्धियों ने मिलकर उसे प्रतियोगी परीक्षा में स्पोर्ट्स कोटा का लाभ दिलवाया। और फिर आया वह दिन जब उसे दिल्ली में एक बड़े सरकारी दफ्तर में नौकरी मिली। कविता की उम्र तब सिर्फ 23 साल की थी, पर सपनों की राह हमेशा सीधी कहाँ होती है। घर पर पिता शांति प्रसाद की थकी थकी आंखों और चिंता से भरी आवाज, बेटा कविता, अब जब तुम्हारी नौकरी लग गई है, मैं चाहता हूं कि एक जिम्मेदारी पूरी कर लूं, तुम्हारी शादी, ताकि बाकी बच्चों पर ध्यान दे सकूं। कविता का दिल कांप उठा। कविता ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी 23 साल की हूं, मेरे सपने हैं। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सपने तुम्हारे टूटेंगे नहीं बेटी, पूरे होंगे। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। परिवार जान पहचान का है और लड़का एक आईटी कंपनी में इंजीनियर है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और फिर तुम्हारे 2 छोटे बहन भाई और भी तो हैं।
परिवार की जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। कविता की आंखों में आंसू भर आए, पर वे पिता की मजबूरी समझ गई। शादी के बाद कविता ने अपने संस्कार, अपने व्यवहार और अपने समर्पण से ससुराल में इज्जत कमा ली। सास ससुर उसे बेटी की तरह मानने लगे और करण कविता जैसी पत्नी पाकर बेफिक्र हो गया। माँ पिताजी की सेवा करने वाली संस्कारी बहू होने के साथ साथ वह कामयाब और अच्छा कमाने वाली भी थी। शादी के 6 महीने बाद ही करण कंपनी के प्रोजेक्ट पर विदेश चला गया। करण ने विदाई के वक्त कहा, 1 महीने में लौट आऊंगा, पक्का। फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तब तक के लिए तुम मम्मी पापा का ध्यान रखना। करण के जाने के बाद कविता अपने काम और घर दोनों में जुट गई। लगातार ऑफिस और घर की जिम्मेदारी संभालते संभालते कविता की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। जब डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। कविता का दिल खुशी से भर आया। उस खुशी को बांटने के लिए उसने तुरंत करण को फोन लगाया। कविता उत्साह और कांपती आवाज में बोली, करण, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास बहुत प्यारी खबर है। हम माता पिता बनने वाले हैं। कुछ पल सन्नाटा, फिर उधर से ठंडी कटीली आवाज गूंजी। करण ने कठोर स्वर में कहा, क्या मजाक है ये? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है और तुम मुझे इस बंधन में बांधना चाहती हो। जाकर ये बच्चा गिरा दो। कविता का चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ कांपते हुए मोबाइल उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बरस पड़ी, पर होठ बुदबुदाए। करण को क्या हुआ? वह इतना कैसे बदल गया? वह ऐसा कैसे कर सकता है? जिसे मैंने अपना सहारा समझा था, वह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अगले दिन हिम्मत करके उसने सास ससुर से कहा। सास ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटी, तो चिंता मत कर। बेटा बाहर है, समझ नहीं रहा, आने दे, मैं समझा दूंगी उसे। ससुर ने भी गहरी सांस लेकर कहा, कविता, ये बच्चा अब इस घर की इज्जत है। हम तेरे साथ हैं। कविता को सहारा तो मिला, लेकिन दिल में गहरी कहीं दरार पड़ चुकी थी। 6 महीने बाद करण वापस लौटा। कविता ने सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसे बच्चे की खुशखबरी सुनकर खुशी होगी। लेकिन करण का चेहरा देखते ही उसके सारे सपने टूट गए। न मुस्कान, न अपनापन, बस ठंडी नजरें और खामोशी। कहाँ तो कविता करण का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और कहाँ अब सब बदला हुआ लग रहा था। कविता ने उसके लिए चाय बनाई, पर करण ने कब तक नहीं छुआ। रात को जब कविता ने पास आकर उसका हाथ थामना चाहा, तो उसने झटक दिया। करण ने तेज स्वर में कहा, ड्रामा मत करो कविता, मैं इस सब में नहीं फंसने वाला। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता। कविता की आंखों में आंसू तैर उठे। वह धीरे से बोली, करण, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारा विश्वास। क्या वो भी मेरी नसीब में नहीं? करण ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं, क्योंकि मेरा दिल कहीं और है। एक दोपहर अचानक कविता ऑफिस से जल्दी घर लौटी। दरवाजा खोला तो भीतर करण अपने माता पिता से बात कर रहा था। करण ने कड़े स्वर में कहा, मैं कविता के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं रिया से प्यार करता हूं। 5 महीने तक हम साथ थे। मैंने आपको पहले ही बताया था, पर आपने जबरदस्ती मेरी शादी कविता से करा दी। अब मैं किसी भी कीमत पर रिया को नहीं छोड़ूंगा। मैं तलाक चाहता हूं। कविता ने जैसे यह शब्द सुने, जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। कमरे की दीवारें घूमती हुई लगने लगी। वह वहीं गिर पड़ी। सांस दौड़कर आई,
उसे उठाया, सास ने रोते हुए कहा, बेटी हिम्मत रख, शायद ये वक्त ही ऐसा है। लेकिन कविता की आंखों में एक सूनापन था। उसने टूटी आवाज में कहा, नहीं अम्मा, ये वक्त नहीं, ये मेरे विश्वास का कत्ल है। कुछ दिनों बाद कविता ने अपने पिता को बुलाया। उनके सामने खड़ी होकर आंसू पोंछते हुए बोली, पिताजी, ये रिश्ता अब मेरे लिए सिर्फ अपमान है। मैंने सच्चाई, ईमानदारी और प्यार दिया, बदले में धोखा मिला। मैं अब सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पिता की आंखों से आंसू बह निकले, पर बेटी की मजबूती देखकर उन्होंने सिर हिलाया। कुछ महीनों बाद अस्पताल में एक नन्ही सी रोती हुई कली ने जन्म लिया। कविता ने उसे अपनी बाहों में भरकर माथे से लगाया और रोते रोते मुस्कुरा दी, मेरी सिया, तू ही अब मेरी दुनिया है। तेरे लिए मैं हर दर्द सहूंगी, हर जंग लड़ूंगी, क्योंकि तू ही मेरी असली जीत है। करण की बेरुखी और बेवफाई कविता के प्यार, ईमानदारी और त्याग पर भारी पड़ी। लेकिन उसी टूटन से जन्मी सिया ने कविता को जीने का नया कारण दिया। रात के सन्नाटे में जब मोहल्ले की सारी खिड़कियां अंधेरे में डूब जाती, तभी एक घर की खिड़की से हल्की सी रोशनी टिमटिमाती रहती। वह घर था कविता का। अब उसके जीवन का हर कोना, हर सांस, हर धड़कन सिर्फ एक ही मकसद के लिए थी, अपनी नन्ही सिया के लिए। सुबह सुबह कविता उठ जाती, जल्दी जल्दी चूल्हे पर रोटी सेकती, स्कूल की ड्रेस इस्त्री करती और साथ ही अपनी फाइलों को बैग में सहेजती। वह एक हाथ से बेटी के बाल बनाती और दूसरे हाथ से अपने ऑफिस का कॉल अटेंड करती। सिया कभी मासूमियत से पूछ बैठती, माँ, आपको थकान नहीं होती? कविता मुस्कुरा देती, उसके गालों को सहलाती हुई कहती, तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी ताकत है सिया। थकान तो उसी दिन होगी जब तुम हंसना छोड़ दोगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। सिया धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी कविता की आंखों में हुआ करती। वही सपने, वही जिद, वही लगन। कविता नौकरी से लौटकर हर शाम बैडमिंटन कोर्ट ले जाती। खुद थकी होने के बावजूद बेटी के हर शॉट पर ताली बजाती। वह सिया के लिए सिर्फ मां नहीं थी, बल्कि उसकी पहली कोच, उसकी सबसे बड़ी समर्थक और उसकी पूरी दुनिया थी। और फिर एक दिन स्कूल की वार्षिक प्रतियोगिता में सिया ने गोल्ड मेडल जीता। मंच से उतरते ही वह दौड़कर मां की गोद में समा गई। मां, देखो, मैंने कर दिखाया। कविता की आंखें भर आई। उसने बेटी का माथा चूम लिया और धीमे से कहा, नहीं सिया, ये तुम्हारी जीत नहीं, हमारी जीत है। तुम्हारे साथ मैंने भी नया जन्म लिया है। उस पल में जैसे कविता का अतीत, उसका दर्द, उसका संघर्ष सब धुंधला पड़ गया। सामने सिर्फ एक सच्चाई बची, उसका फैसला सही था। पति के धोखे और दुनिया के तानेबाजियों के बावजूद उसने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसी बेटी ने उसकी जिंदगी को फिर से मायने दिए। कविता ने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान जी, जो तूने मुझे सिया दी। अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। यही थी कविता और सिया की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसमें कमियां बहुत थी, लेकिन हिम्मत और प्यार उससे कहीं ज्यादा था। जिंदगी के लंबे अंधेरे सुरंग में चलते चलते जब इंसान उम्मीद छोड़ने लगता है, तभी कहीं ना कहीं से रोशनी की एक किरण दिखती है। कविता के जीवन में यह किरण था अभय। अभय का व्यक्तित्व सीधा साधा था, लेकिन भीतर से वह बेहद मजबूत, जिम्मेदार और समझदार इंसान था। परिवार उसका सब कुछ था। दोस्तों में वह अपने शांत स्वभाव और मददगार हाथों के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में किसी को आंकने की नजर नहीं, बल्कि संभालने का भाव था। कविता से उसका मिलना किसी संयोग जैसा था। रिश्ता परिवारों के माध्यम से आया,
पहली मुलाकात में ही अभय ने यह बात कह दी जिसने कविता का दिल छू लिया। धीमे स्वर में अभय ने कहा, कविता जी, मुझे आपकी खूबसूरती से ज्यादा आपकी सच्चाई पसंद आई। मैंने सुना है आपने अकेले अपनी बेटी को पाला है। इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको जीवन में किसी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपका साथी बनना चाहता हूँ। कविता चौंकी। उसकी आंखों में अनजाने आंसू आ गए। कितने लोग थे जो अब तक उसे बोझ समझते थे, और आज कोई था जो उसके संघर्ष को उसकी ताकत मान रहा था। परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया। शादी भी बिल्कुल साधारण हुई। न कोई तामझाम, न दिखावा, सिर्फ कुछ अपने लोग और दो आत्माएं जो जीवन के कठिन मोड़ों को पार कर एक नए सफर पर पड़ रही थी। सात फेरे लेते वक्त अभय ने उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए कानों में फुसफुसाया, कविता, अब तक का रास्ता तुमने अकेले तय किया। अब आगे का सफर हम दोनों साथ तय करेंगे। और हाँ, सिया सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। कविता की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के थे। शादी के बाद घर में एक अलग ही माहौल बन गया। अभय ने कभी कविता को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसके लिए दूसरी शुरुआत है। वह उसके लिए मानो जीवन का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। सिया को भी अभय ने दिल से अपनाया। होमवर्क में मदद करना, बैडमिंटन मैचों में चीयर करना और रात को सोने से पहले कहानियां सुनाना। सिया की दुनिया में अब मां के साथ साथ एक सच्चा पिता भी आ गया था। कविता अक्सर चुपके से भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, शुक्रिया कि आपने मेरी सुनी, जिंदगी में अभय को भेजा। यह सिर्फ इंसान नहीं, मेरी जिंदगी की उम्मीद की किरण है। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जब लौटकर वार करता है तो सबसे गहरी चोट वही करता है जहां कभी घाव लगाया था। एक दिन अभय के ऑफिस में एक फाइल लाने के लिए चपरासी अंदर आया। कविता मीटिंग हॉल के बाहर अभय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस चपरासी पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह शख्स कोई और नहीं, करण था। वही करण जिसने कभी उसके आंसुओं का मजाक उड़ाया था, जिसने उसके महत्व को ठुकराया था। लेकिन अब वह करण कितना बदल चुका था। कभी घमंड से सिर ऊंचा रखने वाला इंसान अब झुकी हुई कमर और बुझी आंखों वाला अधमरा सा आदमी बन चुका था। फटे जूते, ढीली शर्ट, चेहरे पर थकान और अपमान का बोझ। लोग उसे नाम से नहीं, चपरासी कहकर बुलाते थे। करण ने नजर उठाई और सामने खड़ी कविता को देखा। उसकी आंखें भर आई, होठ कांपे और वह बुदबुदाया, कविता, तुम? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस हाल में मैं तुम्हारे सामने आऊंगा। जिंदगी ने मुझे सजा दे दी है। मैंने सब कुछ खो दिया, पैसा, घर, रिश्तेदार, कोई नहीं बचा मेरे साथ। वह रुआंसा होकर आगे बढ़ा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। उस मासूम बच्ची को ठुकराया जिसने कभी जन्म भी नहीं लिया था, कि मैंने उसे अपना ना माना। मुझे माफ कर दो कविता, शायद तुम्हारी माफी से मेरी आत्मा को चैन मिल जाए। कविता की आंखों में न आंसू थे, न ही कोई नरमी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, करण, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम भुगत रहे हो। तुमने जिस औरत का दिल तोड़ा, जिसके सपनों को कुचला, उसी की आंखों के सामने आज तुम्हारा अहंकार टूटा पड़ा है। यह कोई बदला नहीं, ये न्याय है। वह एक पल रुकी और फिर कठोर आवाज में बोली, आज तुम मेरे लिए वह अजनबी हो जैसे सड़क पर खड़ा कोई दूसरा अजनबी।
अब न तुम मुझे जानते हो न मैं तुम्हें। करण वहीं खड़ा रह गया, टूटा हुआ, अकेला और खुद के पापों का बोझ तले दबा हुआ। कविता ने पलटकर पीछे भी नहीं देखा। उसका हाथ अभय के हाथ में था और उसके दिल में यह विश्वास कि जीवन की असली जीत वही है जब इंसान अपने सत्य और आत्मसम्मान पर अड़िग रहता है। सांझ की हल्की सुनहरी धूप खिड़की से भीतर उतर रही थी। डाइनिंग टेबल पर अभय, सिया और कविता एक साथ बैठे थे। सिया अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में उत्साह से बता रही थी। अभय हंसते हुए उसकी बातें सुन रहा था और कविता के चेहरे पर बरसों बाद सच्ची शांति और संतोष की चमक थी। अब उसका अतीत सिर्फ एक धुंधली परछाई था जिसे वह पीछे छोड़ चुकी थी। उसने अपने आंसुओं की जगह मुस्कुराहट को अपनाया था, टूटे हुए सपनों की जगह नए सपनों को गले लगाया था। अभय ने धीरे से उसका हाथ थामकर कहा, कविता, अब तुम्हें किसी दर्द की तरफ कभी मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और शिया का हर कदम अब मेरी जिम्मेदारी है। कविता की आंखें भर आई, पर इन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, यही है मेरा असली घर, जहां विश्वास है, सम्मान है और अपनापन है। रिश्ते हमेशा विश्वास और सम्मान से बनते हैं, ना कि झूठ और दिखावे से। अहंकार और धोखा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः विनाश ही लाता है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। औरत जब टूटती है तो बिखरती नहीं, अगर वह उठ खड़ी हो तो दुनिया को हरा सकती है और अपनी पहचान फिर से बना सकती है। उस शाम कविता ने अपने जीवन की किताब का एक नया अध्याय खोला, जहां कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ उम्मीद, प्यार और आत्मसम्मान था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, काफ़ी मेहनत के बाद मैं इस तरह की कहानियां बना पाती हूँ, तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करें। धन्यवाद।